डायबिटीज को पूरा करे, ठीक है, इसलिए मैंने शेयर नहीं की। सो आज जो टॉपिक है वो डायबिटिक किडनी डिजीज है, मगर मेरा ख्याल है हमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी पढ़ना चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? Nephropathy comes after microalbuminuria, and diabetic kidney disease comes in first two stages. मैडम ये पहले पुराना कॉन्सेप्ट था, अभी कॉन्सेप्ट ये नहीं है। हाँ, बता देना है कॉन्सेप्ट। सर आपने क्वेश्चन क्या किया है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी वर्सेस डायबिटिक किडनी डिजीज। आज जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो आपको नेफ्रोपैथी पढ़ाना चाह रहा हूँ, मगर आप जो पढ़ना चाह रहे हैं वो किडनी डिजीज पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं दोनों में फर्क जो है ना वो पूछ रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि डायबिटिक किडनी डिजीज पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बोल रहे हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ना चाहिए हमें इन दोनों में से? ये एक ही नहीं है? पहले डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहती थी, अब डायबिटिक किडनी डिजीज कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? पहले आप दो स्टेजेस पढ़ाएंगे तो डायबिटिक किडनी डिजीज हो जाएगी, और उसके बाद जब आप थर्ड स्टेज पे आएंगे, जब माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया अपेयर हो जाता है, तो फिर वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में कन्वर्ट हो जाएगी ना। नहीं मैडम, ये पहले कॉन्सेप्ट ये था, बिल्कुल सही कह रही है। डायबिटिक किडनी डिजीज अम्ब्रेला टर्म नहीं है डॉक्टर हनीफ साहब। अगर डायबिटिक किडनी डिजीज का कोई मरीज है या डायबिटीज का मरीज है, आपने उसकी बायोप्सी की और हिस्टोपैथोलॉजिकल आपको फीचर्स मिल रहे हैं डायबिटिक किडनी डिजीज के, डायबिटीज के, तो आप बोलेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। माइक की जो है वो आवाज कर रहा है, तो काइंडली बंद कर लें उसको। ओके, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है वो हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस है। मतलब आप तब कहेंगे जब आपको स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है आपको चेंजेस मिले, आपने बायोप्सी की है, तो उस टर्म को आप बोलेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक किडनी डिजीज क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या मिले आपको? परसिस्टेंट एल्ब्यूमिन मिले, डिक्लाइन इन जीएफआर मिले आपको, ठीक है, प्लस माइनस हाइपरटेंशन मिले आपको, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डायबिटिक किडनी डिजीज। ओके, जब आपने बायोप्सी की किसी मरीज की और बायोप्सी में फाइंडिंग जो है वो डायबिटीज की आई है, तो आप उसको बोलेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज अ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, ठीक है। समझ में आया? जी सर, आगे आ गया, चले ठीक है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज कोई बताएगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज आर? सर टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 एक लाडा मोडी। टाइप 1 जो है मोस्टली ड्यू टू ऑटोइम्यून की वजह से होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड होती है बिफोर द 30 ईयर्स। और टाइप 2 बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन डेफिशिएंसी, इट इज अ सिंड्रोम, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डायबिटिक जो है किडनी डिजीज मैंने आपको बताया क्या कहेंगे, जब परसिस्टेंट एल्ब्यूमिन हो और उसके साथ जो है आपको और क्या मिले, डिक्लाइन इन जीएफआर मिले, प्लस माइनस हाइपरटेंशन मिले, ठीक है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी कब कहेंगे? वेन एवर यू हैव ए हिस्टोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। प्रूफ, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी में आते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी कितने परसेंट या कितने पेशेंट्स में होती है डायबिटीज के? हाउ मेनी पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज हैव डायबिटिक नेफ्रोपैथी? सर डिफरेंट है, टाइप 1 डायबिटिक्स में अप टू 40% और टाइप 2 के अंदर 5 to 40%। 40% ही है, 30 to 40% पेशेंट है ना, वो तो टाइप 1 के हों या टाइप 2 के हों, वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज डेवलप करेंगे, ठीक है। अगर अगर उनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है किसी रिलेटिव की, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज जो है वो 83% बढ़ जाएंगे, टू चांसेस बढ़ जाएंगे टू डेवलप डायबिटिक नेफ्रोपैथी। कोई मरीज है डायबिटीज का, उसके फैमिली रिलेटिव में हिस्ट्री है कि वो डायबिटीज की वजह से ESRD में गया है, तो उसमें 83% चांसेस होंगे, ठीक है। ठीक। अगर नेगेटिव फैमिली हिस्ट्री है तो 17। जी, तो अगर हम बात करें कि 30 to 40% रिस्क होता है टू डेवलप डायबिटिक किडनी डिजीज और रियरली डेवलप बिफोर 10 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन, ये टाइप 1 की बात की जा रही है। अच्छा, पैथोजेनेसिस में, डायबिटिक किडनी डिजीज में पैथोजेनेसिस में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कोई बताएगा? सर जेनेटिक हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और बाकी सर वो पैथोजेनेसिस में उसके डिफरेंट वो हैं, एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स वाला है, ठीक है, और तो वो हेक्सोजामाइन पाथवे का है, एक सॉर्बिटोल का है, डिफरेंट पाथवेज हैं।
ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में तो आपने बता दिया था कि दो पाथवे आते हैं, एक जो है हीमोडायनामिक पाथवे आता है और दूसरा जो पाथवे आता है वो कौन सा होता है? मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिक ठीक। पाथवे में जो आप बता रहे हैं ना, एडवांस ग्लाइकेशन एंड जी जी प्रोडक्ट, जी प्रोटीन काइनेस की पाथवे, ये सारे जी जो जी। मेटाबॉलिक में आते हैं। ठीक है, बाकी जो है जेनेटिक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डाइट है, आपका लो बर्थ वेट है आपका। हीमोडायनामिक जो पाथवे है उसमें क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन फ्रॉम यू? सर जीएफआर ज्यादा हो जाता है उसमें, जीएफआर तो शुरू हाइपर में ज्यादा होता फिल्ट्रेशन। हाइपर फिल्ट्रेशन। है। हाइपर फिल्ट्रेशन तो होगी। हाइपर फिल्ट्रेशन क्यों होगी? जब भी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज का मरीज होगा तो उसमें क्या होता है? सर पुअर ग्लाइसेमिक, अगर पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है तो हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। यस हाइपर ग्लाइसीमिया की वजह से ग्लूकोज का लोड बढ़ेगा किडनी की तरफ। यस, रास एक्टिवेट होगा, डॉक्टर अनिल साहिब कह रहे हैं। तो रास कैसे एक्टिवेट होगा, यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है तो उसमें क्या होगा? हाइपर ग्लाइसीमिया होगी। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है तो उसकी वजह से ग्लूकोज लोड बढ़ेगा किडनी की तरफ। तो क्या होगा? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की रीअब्जॉर्बेशन बढ़ेगी, सोडियम की, ग्लूकोज की। तो डिस्टिल की तरफ जो सोडियम है वो कम पहुंचेगा, तो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक जो है वो एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 बढ़ेगा, मतलब रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड डिफरेंट वॉल्यूम की बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, होगी। रीनल परफ्यूजन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको तस्वीर में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। हीमोडायनेमिक पाथवे का मतलब ये कि ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा जो पाथवे आपने बताया वो मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में कौन कौन से पाथवेज आते हैं? एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स है, हेक्सोजामीन का पाथवे है, फ्रुक्टोजामीन है, और पाइलोल है, प्रोटीन यस काइनेज एक है। सॉर्बिटोल वाला भी है। यस, इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है? तो ये ग्लूकोग्लोमेरुलर हाइपर फीड, फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर प्रेशर ज्यादा हुआ है शायद। हाइपरटेंशन, उसके बाद फिर ए सब जब आपने दिया है तो आपका एफरेंट की डायलेशन हो गई है, तो इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर आपका सेटल डाउन हो गया। बाकी तो पीसीटी के ऊपर जो सेल्स हैं वो प्रोटीन ज्यादा, जब जाहिर है आपकी हाइपर फिल्ट्रेशन होगी तो प्रोटीन ज्यादा जाएगी, और जो पीसीटी के सेल्स, उनको उन पीसीटी के सेल्स के अंदर जाती है जितनी ज्यादा उनकी कैपेसिटी होगी, फिर वो प्रोटीन उनके अंदर जाती है, फिर डैमेज क्रिएट करती है और इन्फ्लेमेटरी साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यस, तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे जो भी पाथवे हैं, उनकी वजह से जो है ना, एफरंट और ईफरंट आर्ट्रियोल्स में क्या फर्क आता है? कोई भी पाथवे एक्टिवेट हो गया, फॉर एग्जांपल एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया या ड्यू टू अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से, उसकी वजह से क्या होगा? इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। डायलेशन होगी और इक्वल की प्रेशर कंस्ट्रक्शन। बढ़ेगा ना, हो बढ़ेगा। गया। तो एसी इनहिबिटर अगर एआरबी आप किसी मरीज को देते हैं वो क्या करते हैं? इस तस्वीर में ये वो दिखाया इस गया। प्रेशर को कम कर देते हैं। यस, तो दे डिक्रीज द इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर, जैसे डिक्रीज प्रेशर लिखा हुआ है, आप अगर राइट साइड पे देखेंगे ना, तो एसी इनहिबिटर और एआरबी ने किया क्या है? ई फ्रंट को क्या किया है? इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर। टू के इफेक्ट को काउंटर कर देंगे ना, तो वो वेजो इंट्राग्लोमेरुलर। डायलेशन कर देंगे। यस, ई फ्रंट आर्ट्रियोल की डायलेशन की है, ई डबल एफ वाले की। ठीक है, उसकी वजह से ये कम हो गया। ठीक है, सर वो कहते हैं कि किसी के लिए करता तो दोनों की है, बट ये कि इफरेंट पे ज्यादा इफेक्ट आता है। यस, ई फ्रंट पे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर कोई मरीज है जिसको हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि उसके गुर्दे जो है खराब हुए हैं डायबिटीज की वजह से, और एक पेशेंट है सॉरी, और उसको जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि इसके गुर्दे खराब हुए हैं हाइपरटेंशन की वजह से, हमने बायोप्सी की है। बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा? आर्ट्रियोल्स में ऐसा जो हमें जिससे हमें पता चलेगा कि इसके गुर्दे डायबिटीज की वजह से खराब हुए हैं, इसके गुर्दे हाइपरटेंशन की वजह से हुआ खराब। में हाइपरटेंशन में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और हाइलिनोसिस अपीयर। हाइलिनोसिस, हाइलिनोसिस कहाँ पे मिलेगी तो हम डायबिटीज बोलेंगे, कहाँ पे मिलेगी तो हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। बिल्कुल आपने सही बताया है, जिसने भी बताया। वेसल्स में मिले, आर्टीरियोल तो हाइपरटेंशन की वजह से मिलेगी। नहीं, अगर दोनों में मिल रही है तो कौन सी डिजीज होगी? ए फ्रंट और ई फ्रंट दोनों में मिल रही है तो कौन सी डिजीज होगी? हाइपरटेंशन नो, डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज। ठीक है, जी हाँ, डायबिटीज। डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज में जो है वो दोनों में हाइलिनोसिस मिलेगी। ओके, ठीक। तो दोनों में जो है वो हाइलिनोसिस मिलेगी।
जो पैथोलॉजी में हम इसके डिस्कस करेंगे कि मेसेंजियल मैट्रिक्स एक्सपेंशन वगैरह ये सारा डिस्कस हो जाएगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन यूरिया? प्रोटीन यूरिया क्यों होता है डायबिटिक जो है वो किडनी डिजीज में या डायबिटिक नेफ्रोपैथी में? सर ये बताइएगा कि हाइपरटेंशन में किस पे होगी हाइलिनोसिस? ए फ्रंट में। एफ्रंट? जी, AFF। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन यूरिया, व्हाई द प्रोटीन यूरिया अकर इन डायबिटिक किडनी डिजीज और डायबिटिक नेफ्रोपैथी? सर वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी है ना, जीबीएम की सर थिकनेस स्लिट डायफ्राम का पोडोसाइट का डैमेज होता है, एंडोथेलियल यस डिसफंक्शन होता है, यस एडवांस कितने ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, और भी काफी सारे फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं यस रिस्पॉन्सिबल। यस। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकोज इन डायबिटिक किडनी डिजीज? अगर हम हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल करें, क्या आप जो है वो जो रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि प्रोग्रेशन में मदद करते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज की या डायबिटिक नेफ्रोपैथी की? प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन। और टाइप ऑफ डायबिटीज पे डिपेंड करता है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है? नहीं, नो। करता है, बिल्कुल करता है। क्यों नहीं करता? जेनेटिक्स पे कहते हैं नहीं, करता है। टाइप, देखें टाइप 1 में आपको पता है कि प्रोटीन यूरिया कब होगा, आपको पता है कि वो जो है ओवर प्रोटीन यूरिया में कब जाएगा, वो आपको पता है कि ESRD में कब जाएगा। एक जो है वो डायग्राम दिया गया है, अगर किसी को याद हो तो। जो सर स्टेजेस हैं। क्या यस, और यूरिया तो कुछ ईयर्स उसमें बताए हुए हैं। यस, जो स्टेजेस जो है ना ये टाइप 1 के लिए हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन, टाइप ऑफ डायबिटीज है ना, वो भी इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है दैट एसोसिएट विद द प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटीज। यस, सर ग्लाइसेमिक कंट्रोल सही कह रहे हैं। कैसे है वो ये है कि हमें ये नहीं बताएगा कि चलो हमें कितने साल में इसमें नेफ्रोपैथी हो सकती है, बट मैकेनिज्म तो दोनों में एक ही चल रहा है ना, टाइप 1 में भी वही है, टाइप 2 में भी यही है। जी, तो वो मैकेनिज्म तो प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक है, मगर टाइप 1 में देखें, टाइप 1 में आपको पता है कि भाई टाइप वो 1 हमें पता है, डायबिटीज। बट वो हमें ड्यूरेशन का एक डाउट देगा ना कि हमें ये नहीं पता। हम ये जो टाइप 2 ऐसे कितने साल से चल रही है वो डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट ही नेफ्रोपैथी के साथ करे, बट तो प्रोग्रेशन ये रोक तो नहीं है कि अगर टाइप 2 है तो जल्दी हो जाएगी, टाइप 1 है तो जल्दी नहीं होगी, या टाइप 1 में जल्दी हो सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखें ना, अब प्रोग्रेशन का मतलब हम कब कर रहे हैं कि भाई टाइप 1 का मरीज जो है वो क्या होगा, पहले पहले कौन से स्टेज पे जाएगा? अगर हम RPS क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले वो कौन जो से स्टेज पे जाएगा? हाइपर फिल्ट्रेशन हाइपर फिल्ट्रेशन हाइपर में में गया, ठीक है। हाइपर फिल्ट्रेशन के बाद किस में जाएगा? साइलेंट, साइलेंट माइक्रो में, या फिर ओवर नेफ्रोपैथी। इंसिपिएंट, ठीक है। ओवर्ट एंड देन यस, ESRD। ठीक है। अब टाइप 1 जो है वो अर्ली डायग्नोस हो जाते हैं ना, टाइप 1 जो है वो अर्ली डायग्नोसिस हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर हनीफ साहब बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 जो है वो अर्ली डायग्नोस हो जाते हैं, टाइप 2 का आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो टाइप 2 का मरीज जल्दी प्रोग्रेस हो सकता है, बात करने का मकसद ये है, ठीक है। टाइप 2 का मरीज जो है फॉर एग्जांपल आए या आपके पास जो है वो स्टेज 5 में, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में, सो टाइप ऑफ डायबिटीज जो है वो भी एसोसिएटेड है प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज से। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ग्लूकोज कंट्रोल है, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, डिग्री ऑफ एल्ब्यूमिन यूरिया आपने बता दिया, हाइपरटेंशन आपने बता दिया, और क्या है? ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज पे डिपेंड करता है। यस, टाइप 1 में तो करता है। Smoke- टाइप्स के बारे में फिर डिपेंड ये करता है। सही कह रहे हैं, स्मोकिंग पे भी डिपेंड करता है, एनीमिया पे डिपेंड करता है, प्रोग्रेशन ऑफ DKD, यस 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 यस, एनीमिया पे भी करता है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन, जेनेटिक फैक्टर आपने बता दिया, डिसलिपिडीमिया या आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम बता दिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो रोल ऑफ अगर ग्लूकोज कंट्रोल देखें डायबिटिक किडनी डिजीज में, तो डायबिटीज कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल जो बोलता है, अगर टाइप 1 डायबिटीज का मरीज है और आपने उसको टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे रखा है, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे रखा है, तो वो प्रोग्रेशन को कम कर सकता है, ठीक है। मीन्स नॉर्मल अल्ब्यूमिन यूरिया है 30 मिलीग्राम से कम है तो वो माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, माइक्रो जो है वो मैक्रो में कन्वर्ट नहीं हो गया। सर UKPDS स्टडी जो कहती है, जो आपका BCQs भी आता है। जी जी बताएं। सर एक क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में ना, MCQs हैं राना साइड में खासकर, तो वो पूछता है कि जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है ये हम्म प्रोग्नोसिस पे इसका इफेक्ट है या प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज, तो फिर वहाँ कहते हैं कि प्रोग्नोसिस में इसका इफेक्ट है, प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज में टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल का कोई रोल नहीं है। अब आप लेकिन जो बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो फिर कंट्रोल, टाइट कंट्रोल का रोल है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज में।
बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल है, बिल्कुल रोल है, बिल्कुल रोल है, क्यों रोल नहीं है। वो आप एमसीक्यूज पे वो आप बीसीक्यूज हमसे शेयर कीजिएगा, फिर सर देखते उस हैं कि एमसीक्यू में ना प्रोटीन हम्म, यूरिया भी था साथ। क्या आप अच्छा पेशेंट का ग्लूकोज कंट्रोल करेंगे लेवल, या फिर आप प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करेंगे? तो उसमें अगर प्रोटीन यूरिया को प्रेफर करते हैं फिर वो। थी ना, अब जो 4-5। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, कंपेयर। कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रोटीन यूरिया का आपको पता है उसका भी रोल है। जितना ज्यादा प्रोटीन यूरिया होगा उतनी जल्दी प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। तो वो आप सवाल शेयर कीजिएगा कि वो डिस्कस करते हैं। ग्लाइसेमिक कंट्रोल का बिल्कुल रोल है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं होगी तो आपको पता है डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी, उतनी ज्यादा एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनेंगे, उतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, उतनी ज्यादा जल्दी से प्रोग्रेशन होगी। तो यूकेपीडीएस स्टडी जो कहती है, ये आपका बीसीक्यूज आया हुआ है पहले भी पास्ट पेपर्स में, तो रिडक्शन इन HbA1c लेवल by approximately 0.9% in type 2 diabetes reduce the risk of microvascular complication include nephropathy, ठीक है। और जो है एडवांस स्टडी कहती है कि वी हैव टू कीप द ग्लाइसेमिक कंट्रोल बाय कीपिंग HbA1c 6.5%। रास जो है वो क्यों एक्टिवेट होता है, एक तो हमने डिस्कस किया था कि ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। डॉक्टर हनीफ साहब सही कह रहे हैं कि एक ये फेवरेट है क्वेश्चन वाइवा का, यूकेपीडीएस स्टडी हाइपरटेंशन में भी है, डायबिटीज में भी है। जी किसी ने कुछ कहा। सर वो आप पूछ रहे थे कि ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक की वजह से रास एक्टिवेट होता है। यस, तो रास एक्टिवेट होता है, रास का जो है वो ज्यादा रोल है आल्सो इन प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज। व्हाट इज द रोल ऑफ यूरिक एसिड एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का कोई रोल है, यस, हाइपर यूरेसीमिया करवाता है। ओके, सो फैक्टर्स और मीडिएटर्स जो हैं, हम अगर मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें तो 4 हाइपोथेसिस हैं मेजर जो हैं। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट है, पाइलोल पाथवे है, प्रोटीन काइनेस सीज है, और एक्सो अमाइनेस पाथवेज है। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट क्या है, कोई बताएगा। हाइपरग्लाइसीमिया से क्या होता है। हाइपरग्लाइसीमिया अगर मरीज की अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, persistent हाइपरग्लाइसीमिया है, तो क्या होगा। सर ऑब्वियसली फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होगा, इतना ज्यादा ग्लूकोज होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों क्रिएट होगा। सर हाइपरग्लाइसीमिया है वहाँ पे, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की भी एक लिमिट है। जो प्रोटीन्स है ना उनकी ग्लाइकेशन होगी, ठीक है। जी। और इसके अलावा जो है आपको पता है एंडोथेलियल सेल्स भी डैमेज होंगे, अदर सेल्स भी डैमेज, दैट लीड्स टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है। तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ी, परसिस्टेंट एडवांस प्रोटीन जो है उसके साथ ग्लाइकेशन हुई, दैट लीड्स टू एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन बाय वेरियस वेज, दैट लीड्स टू नेफ्रोपैथी, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड रेटाइनोपैथी। सो पाइलोल पाथवे जो है कौन सी जो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज पे जो है ना वो ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब ज्यादा रोल है इसका इन विच कॉम्प्लिकेशन। रेटिनोपैथी। यस, रेटिनोपैथी और रेटिनोपैथी। कैटरेक्ट में भी है। ग्लूकोज कन्वर्ट टू सॉर्बिटोल कन्वर्ट टू फ्रक्टोज, और वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट वही रिएक्टेड ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ाएंगे। प्रोटीन काइनेस सी आपको नाम याद होना चाहिए। ग्लूकोज जो है वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट के साथ कुछ पाथवे एक्टिवेट करेगा, दैट प्रोटीन काइनेस ए एंड बी दैट हैव अ रोल इन द किलोमेलोस्केलोसिस एंड एल्बुमिन यूरिया। हेक्सोजामाइन पाथवे आपको पता है, ये भी इसका भी रोल है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज और डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सर इनका जो ये देख पूरा मैकेनिज्म है वो पता होना चाहिए, मतलब लाइक कितनी डिटेल में जो बुक में लिखा आप हुआ है कि किस तरह। एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट आप याद करें, और बाकी के आप नाम याद करें, वो भी बहुत है, ठीक। ठीक है। और डॉक्टर हनीफ साहब ने कुछ कहा है कि फ्रक्टोज काजेज हाइपर यूरेसीमिया बाय इंक्रीजिंग यूरिक एसिड प्रोडक्शन बाय द किडनीज। यस, वेरी गुड, सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, आरपीएस जो क्लासिफिकेशन है, उसकी कितनी क्लासेस हैं, कोई बताएगा। 5 क्लासेस है, लेकिन 5 डिफरेंट classes. बुक्स में डिफरेंट है, 4 कहीं पे 4 भी है, क्योंकि क्लास 2 को ए एंड बी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। ये जो क्लासेस हैं, जो ये क्लासिफिकेशन है, ये ग्लोमेरुलर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो
पहला जो होता है दैट क्लास 1 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम हाइपर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, क्या मिलेगा आपको अगर आपने बायोप्सी कर ली किसी मरीज की और उसमें जो है वो डायबिटीज की चेंजेस आ गई, मगर उसमें उन्होंने लिखा है कि क्लास 1 अकॉर्डिंग टू आरपीएस। थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे जीबीएम की थिकनिंग मिलेगी। लाइट में क्या मिलेगा, लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा? हाइपर फिल्ट्रेशन होगी बस, और थोड़े बाकी से नॉर्मल चेंजेस ग्लोम होगा, मिलेंगे। नॉर्मल ग्लोम होगा। इस्कीमिया हाइपर फिल्ट्रेशन तो आपको, हाइपर फिल्ट्रेशन तो देखें आप जो है ना वो आप लैब से पता चलेगा ना। क्रेटिनिन पहले मरीज का 0.9 मेसेंजियल था। एक्सपेंशन। मेसेंजर एक्सपेंशन होगी। नहीं, वो 2 में होती है, फर्स्ट मेसेंजियल में नहीं एक्सपेंशन तो होती। क्लास 2 में होती है, वो 2 या 3 4 में होती है, तो लाइट में उसमें तो मिल नॉर्मल सकती है आपको। तो लाइट माइक्रोस्कोपी। क्लास 1 इस्कीमिक में क्या चेंजेस मिलेगा? सिर्फ मिल सकते हैं, सिर्फ ग्लोमेरुलर इस्कीमिक चेंजेस मिल सकते हैं बस। क्या होंगे इस्केमिक चेंजेस, क्या इस्कीमिक होंगे? चेंजेस मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इस्कीमिक मतलब चेंजेस? थोड़ा सा कहते हैं जिस तरह रिंकल्ड जीबीएम होती है। नहीं, तो लाइट माइक्रोस्कोप विल बी नॉर्मल। यस, इट्स नॉर्मल। इलेक्ट्रॉन पे जीबीएम थिकनिंग में आती हमें है, thickning फीमेल में थोड़ी मिलेगी। 60-95 एंड मेल में ग्रेटर देन 450 यस, नैनोमीटर्स। 430 mm, 430 mm ओके, इन मेल्स और 5 मेल। बिल्कुल 95 आपने सही कहा, बिल्कुल डॉक्टर इरम ने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, जीएफआर मरीज का कितना होगा हाइपर फिल्ट्रेशन में? नॉर्मल होगा, 90 तक होगा, या ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है। अगर फॉर नहीं, ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा आपने होगा। कोई नॉर्मल कितना होता है जीएफआर, चले नॉर्मल जो है हमारा जीएफआर कितना है, उससे ज्यादा होगा तो मतलब हाइपर फिल्ट्रेशन। 120। 126, ठीक है, 126 ml पर मिनट, 1.73 मीटर स्क्वायर। तो इससे अगर ज्यादा मिलता है तो हम बोलते हैं कि हाइपर फिल्ट्रेशन है। हम जो अंदाजा लगाते हैं वो क्रेटिनिन से लगाते हैं। कैसे क्रेटिनिन से अंदाजा लगाते हैं कि मरीज हाइपर फिल्ट्रेशन में है? तो उसमें क्रेटिनिन कम होगा पेशेंट का, सीरम क्रेटिनिन कम होगा। अगर फॉर एग्जांपल पहले आपने क्रेटिनिन मरीज का कराया है वो 1 है, अब मरीज का कितना होगा अगर हाइपर फिल्ट्रेशन में मरीज गया है तो? कम हो जाएगा, कम 1 से कम हो जाएगा। 0.5 0.6, ठीक है। तो कम होगा तो आप हाइपर फिल्ट्रेशन केस कर सकते हैं। वो सिर्फ डायग्नोज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे होगा, ठीक है। स्टेज क्लास 2 जिसको हम साइलेंट पहले कहते थे ना, ठीक है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू आरपीएस क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2A और क्लास 2B, दोनों में क्या फर्क है? पहले जिसको हम बोलते थे साइलेंट और इंसिपिएंट। सर, एक में माइल्ड होती है मेसेंजियल एक्सपेंशन और एक में कैपिलरी ल्यूमन के मॉडरेट होगी। अकॉर्डिंग है कुछ। 2B बिल्कुल में सही माइक्रो कहा एल्बुमिन यूरिया पेयर हो जाता है। जी, नहीं, तो 3 में होगा। सही कह रही है, नहीं, बिल्कुल। अभी हम अच्छा अच्छा, ठीक है अभी इसमें। अभी जो हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात, पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, फिर जो है हम एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन की बात करते हैं, फिर हम जीएफआर की बात करते हैं। हर क्लासेस की ना हम 3 बातें करेंगे। तो क्लास 1 में हमने डिस्कस किया कि लाइट माइक्रोस्कोपी विल बी नॉर्मल, हाइपर फिल्ट्रेशन हमें मिलेगी, और एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन कितनी मिलेगी? 30 से कम, नॉर्मल एल्बुमिन यूरिया। ठीक है, 30 मिलीग्राम पर डे जिसको हम कहते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन जो ना, ठीक है। जिसको हम अभी जो कहते हैं क्या बोलते हैं, माइल्डली इंक्रीज जो है मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया भी कहा जाता है, इसके माइल्डली इंक्रीज कहा जाता है, न्यूअर क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है। क्लास ये 2A क्लास 1 में बता रहे हैं आप? सर जी, लेस क्लास 1 देन क्लास में 1 आपने की मैं बताया। प्लीज नहीं कहते ना, लेस देन 30 होगा 1 में तो। क्लास 1 में लेस देन 30 मिला हमें। क्लास 1 में लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल मिला। क्लास 1 में जीएफआर ज्यादा मिला या क्रेटिनिन जो है वो कम मिला, ठीक है। अब क्लास 2A की बात कर रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा? माइल्ड माइल्ड मेसेंजियल एक्सपेंशन। माइल्ड का मतलब लेस देन लेस देन 25%। 25%। लेस देन 25% ऑफ द गिलोम, ठीक है। लेस देन 25%, 25% से कम जो है गिलोम में, उसमें मेसेंजियल एक्सपेंशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उसमें प्रोटीन यूरिया कितना मिलेगा हमें क्लास 2 में, जिसको हम साइलेंट का Between क्लास 2 30 to 3 नॉर्मल होगा। बिलो नॉर्मल 30। 30 से कम ही होगा। साइलेंट की बात कर रहे हैं तो 30 मिलेगी, ठीक है।
क्लास 2A को साइलेंट जिसको हम कह रहे हैं क्लास 2A को, तो उसमें 30 होगा, ठीक है। और GFR कितना मिलेगा? ये नॉर्मल मिलेगा, 60 to 89। हाइपर फिल्ट्रेशन मिलेगी इसमें। या 60 to 89 के दरमियान मिलेगा, 60 to 89 ml पर मिनट, ठीक है। अब आते हैं क्लास 2B में, जिसको हम पहले क्या कहते थे, इंसिपिएंट। इसमें हमें क्या मिलेगा लाइट माइक्रोस्कोपी पे? Square mesangial expansion. मॉडरेट। टेंशन 25% observed होंगे। 25%। अगर हम जो है एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें हमें मिलेगा 30 to 300 माइक्रो। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। 30 to 300, बिल्कुल ठीक कहा। और GFR कितना मिलेगा हम उसकी बात करें तो? जो जो CKD3 में मिलता है वही मिलेगा, 30 to 59 के दरमियान। 30 to 59। अगर हम क्लास 3 की बात करें जिसको ओवर्ट कहा जाता है, ठीक है, उसमें हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा, जो ये आपको नजर आ रहा है पिक्चर में? नोड्यूल्स ये- मिलेंगे, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस आपको मिलेगी, डिफ्यूज नोड्यूलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको मिल सकती है। ये कितने % पेशेंट में मिलती है? 30%। यस, 15 to 30%, डॉक्टर एन ने बिल्कुल ठीक कहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्लास जो है 3 में हम बात करें तो उसमें प्रोटीन यूरिया कितना मिलेगा? मोर देन 300। 300 मिलेगा, ठीक है। और जो है अगर हम बात करें जो है GFR की, तो वो कितना मिलेगा? 15 to 30। यस। और अगर हम क्लास 4 की बात कर रहे हैं जिसको हम ESRD और रीनल फेलियर भी कहते हैं, उसमें हमें ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस मोर देन 50% में मिलेगा, GFR 15% से कम मिलेगा, और प्रोटीन यूरिया 300 मिलीग्राम से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया है, व्हाट डू यू स्ट्रक्चर ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, और कौन कौन से? क्लास 1 है, ए में नॉर्मल है, बी में ठीक है, मेसेंजियल मैट्रिक्स की एक्सपेंशन है, ठीक है। मॉडरेट। सी सी में सी में किमल स्टील विल्सन नोड्यूल नजर आ रहे हैं। डी ठीक के है, अंदर स्क्लेरोसिस है। एक है सिर्फ, और अगले वाले में नेक्स्ट में ज्यादा है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इट इज अमाइलोडोसिस, सो हाउ यू डिसएग्री मी? उसमें भी आपको जो है वो नोड्यूल्स मिल सकता है, उसमें भी आपको एमॉर्फिक मटेरियल पिंकिश डिपोजिशन मिल सकती है, उसमें भी हम सिल्वर स्टेन कर सकते हैं। तो आप ये कैसे सर डिफरेंशिएट करेंगे? स्टेन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे ना। पास और नेगेटिव, पास नेगेटिव, ओंगोरेड, पास नेगेटिव। यस नहीं, पास यस, नेगेटिव होता सिल्वर है नेगेटिव, amyloidosis। सिल्वर भी नेगेटिव, ठीक है। ये, तो पास नेगेटिव, सिल्वर नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, देख रहे हैं? ओके, तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो दैट सपोर्ट्स द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। डॉक्टर Okay. सुनील, यहाँ पे एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी होता है। जो अमाइलोडोसिस में डिपोजिशन होती है वो रेगुलर होती है, रेगुलर मार्जिन के साथ, और जो डायबिटीज में होती है वो इरेगुलर होती है। तो बिल्कुल ये वाला भी एक डॉक्टर पॉइंट है। इरम सही, ये डॉक्टर इरम सही कह रही है, मगर ये हमारे जैसों के लिए पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो आप हाँ। स्टेन याद कर रहे हैं, अपन हमारे लिए ये बहुत है। अगर आपने स्टेन याद कर लिया तो मीन मोर देन इनफ। अगर सर आप प्लीज एक बार और रिपीट कर देंगे डिफरेंस क्या होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी और अमाइलोइडोसिस में? हेलो, सॉरी फॉर डिस्कनेक्शन। अगर आपने फॉर एग्जांपल डायबिटीज के मरीज की बायोप्सी कर ली और आपको जो है क्लास 3 क्लास 4 मिल गए, तो आप टर्म क्या क्वाइन करेंगे? क्या? नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। अगर आपने इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर दिया तो इसमें क्या नजर आ रहा है? IgG आपको डिपोजिशन मिलेगी, IgG या जो है कोई भी इम्यूनोग्लोबिन। तो दिस इज द RPS क्लासिफिक, देख लें आप। क्लास 1, नो स्पेसिफिक चेंजेस ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी, GPM थिकनिंग कंफर्म होगी EM में, GFR 90 से ज्यादा या 120 ml से ज्यादा मिलेगा, नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा, और जो है एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन लेस देन 30 मिलीग्राम होगी, ठीक है। फिर इन्होंने जो है थिकनिंग नॉर्मल जो बताई है मेल और फीमेल की। क्लास 2A की बात करें जिसे साइलेंट कहा गया था पहले, तो उसमें माइल्ड मेजिंजियल एक्सपेंशन मिलेगी। माइल्ड का मतलब है कि जो है 25%, ठीक है। अगर क्लास 2B की बात करें जिसको इंसिपिएंट कहा जाता है, उसमें सीवियर मेसेंजियल एक्सपेंशन मिलेगी। सीवियर का मतलब आप देख लें ग्रेटर देन 25%, ठीक है। और जो है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से मिलेगा आपको, GFR 30 to 59 के दरमियान मिलेगा। क्लास 3 की बात कर लें तो
दैट इज कॉल्ड ओवर्ट। तो उसमें GBM थिकनिंग मिलेगी, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस मिलेगा आपको, और नोड्यूल आपको नोड्यूलर अपीयरेंस मिल सकती है, GFR 15 to 29 के दरमियान होगा, मैक्रो एल्ब्यूमिन मिलेगा। ठीक है, और कम से कम आपको एक नोड्यूल चाहिए डायग्नोसिस के लिए। और क्लास 4 में जो है वो एडवांस डायबिटिक स्क्लेरोसिस मिलेगी, मोर देन 50% ऑफ द ग्लोम। ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होती हैं? डायबिटिक किडनी डिजीज जो है वो कैसे प्रेजेंट करता है मरीज आपके पास? अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं किसी मरीज की और आपको डायग्नोसिस बनानी है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक किडनी डिजीज, क्योंकि क्लिनिकली तो डायग्नोज डायबिटिक किडनी डिजीज बनेगी, और खुदा ना खास्ता आपने उसकी बायोप्सी कर ली और उसमें डायबिटीज की चेंजेस आ रही हैं, और ये जो RPS क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, तो फिर आप बोलेंगे इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। तो क्लिनिकली कैसे मरीज आपके पास आएगा इन इन सारी जो है स्टेजेस के मुताबिक? टाइप 1 की बात कर रहे हैं, टिपिकल क्या फाइंडिंग होंगी हिस्ट्री में? सर पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ये सिम्टम स्टार्ट में आपको आते हैं। जी के वो मिल गए शुरू में, डायग्नोस हो गया डायबिटीज टाइप 1। अगर तो ह्यूमन यूरिया के साथ है तो फिर वो स्वेलिंग के साथ आ सकते हैं, या और फ्रॉदिंग के साथ आ सकते हैं। और और नॉकटर्नल सिम्टम्स ये जी मैं डॉक्टर से रिपीट करता हूँ जी। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन सारी मिल सकती, वो मिल सकती है हमें, माइक्रो या मैक्रोवेस्कुलर। तो माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर, सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस माइक्रोवेस्कुलर एंड व्हाट आर द मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस? सर माइक्रोवेस्कुलर में रेटिनोपैथी आ जाएगी, नेफ्रोपैथी है, जो है, और न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी। ठीक है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी आपके आ गए। अच्छा, मैक्रोवेस्कुलर में? तो उसमें सेरिब्रोवेस्कुलर हो सकता है, CVA वगैरह, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, पेरिफेरल और आर्टीरियल डिजीज हो सकती है, या फिर पेरिफेरोवेस्कुलर डिजीज जो है वो, पेरिफेरल या वेस्कुलर जो है ये डायबिटिक मैक्रो। फुट वगैरह जो है। और क्या सिस्टोपैथी। और क्या हिस्ट्री में लेंगे डॉक्टर इरम? और क्या क्या पूछेंगे डायबिटीज के ऑटोनॉमिक मरीज? न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, पॉस्चरल हाइपोटेंशन हो सकती है पेशेंट को। अच्छा, एक मरीज आपके पास आया है, ये क्लिनिकल वालों के लिए सवाल है कि एक मरीज आपके पास आया है, उसका क्रेटिनिन जो है वो अभी जो है वो 3 पे है, और पुराना क्रेटिनिन आपने देखा है वो 1 पे था, डायबिटीज का मरीज है, तो उससे आप क्या क्या सवाल पूछेंगे? तो रिसेंट कोई इवेंट हुआ है, कोई इन्फेक्शन, कोई फीवर, कोई डायरिया वॉमिटिंग, कोई मेडिसिन उसने लिए हैं, कोई एस अrbs, कोई इंक्रीज डोज लिया है, या कोई एनसेड एंटीबायोटिक्स लिए हैं। और जॉइंट AKI पेन्स वगैरह का पूछ पूछ लिया, सकते हैं सर। AKI की सारी हिस्ट्री। प्रेपोज कोई सॉरी, डिजीज सारी रूल आउट कर लेंगे। और क्या पूछेंगे डॉक्टर हनीफ साहब? और क्या पूछेंगे? एक मरीज है आपके पास, 3 क्रेटिनिन पे आया है, पहले क्रेटिनिन 1 था, डायबिटीज की हिस्ट्री है, टाइप 1 डायबिटीज है, 15 साल हो चुके हैं, 3 महीने पुरानी उसकी हिस्ट्री है, 1 क्रेटिन की, बिल्कुल ठीक था, अभी 3 क्रेटिनिन के साथ आया है। और क्या क्या सवाल पूछेंगे? RPGN वाली कुछ प्रेजेंटेशन अगर है तो वो पूछेंगे, हेमेचूरिया वगैरह। और क्या पूछेंगे? यस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर इरम, और क्या पूछेंगे? जॉइंट पेन्स वगैरह का। चले, वो हमने पूछ लिया, RPGN के काजेज में डॉक्टर इरम ने सारे बता दिए, हमने MF टेस्ट पूछ लिया, एपीटेक्सिस पूछ लिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कोला कलर यूरिन। और क्या पूछेंगे? अगर आपने वो नहीं पूछा तो यू आर फेल। यूटीआई, सिस्टोपैथी को टाइप भी 1 रूल आउट कर पेशेंट है, यूटीआई टाइप 1 है। यूटीआई किडनी पेन आपने पूछ लिया, स्टोन पूछ लिया, जी डॉक्टर सारे पूछ लिया डॉक्टर, आप तब और क्या पूछेंगे? 3 रिटाइनोपैथी का क्रिकेट पूछेंगे। पास आया है, किसी नेफ्रोलॉजिस्ट ने देखा है, फिर आप दोबारा उसकी आप हिस्ट्री ले रहे हैं, डिहाइड्रेशन आपने एक्सक्लूड कर दिए, UTI एक्सक्लूड कर दिए, कोई तो आपने ड्रग्स पूछेंगे, कोई हार्ट ड्रग्स उसने मेडिसिन। एक्सक्लूड कर दिया, MI को आपने एक्सक्लूड कर दिया, ये कंट्रास्ट पूछ लिया, रेटाइनोपैथी का पूछ लिया, और सर वो एस आपने और नहीं पूछा ना, ARB तो आप प्रोटीन यूरिया के लिए। वो हमने पूछ लिया, वो बोल रहा है कि मैं शुरू से ही ले रहा था जैसे ले रहा था। और क्या पूछेंगे? और आपने बायोप्सी का उससे पूछना है। अगर आपने डायबिटीज का कोई मरीज है और आपने भले आपको लग रहा है कि वो पेशेंट जो है वो डायबिटिक किडनी डिजीज है, उसको रेटाइनोपैथी भी मिल रही है, उसको न्यूरोपैथी भी मिल रही है, उसको ED भी मिल रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसको जो है कैटरेक्ट भी मिल रहा है, आपने हिस्ट्री ले रही है,
आपको मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लेक्स फेलियर भी, और आपने उस मरीज से अगर आपने बायोप्सी का नहीं पूछा तो मतलब यू आर फेल। ठीक है, आपने AKI के काजेज को भी एक्सक्लूड कर दिया, आपने फीवर का भी पूछ लिया, UTI का भी पूछ लिया, हाइपोवोलीमिया के दूसरे जो काजेज हैं डिहाइड्रेशन वाले, और जो है वो नाजिया वोमिटिंग डायरिया, सब कुछ पूछ लिया। अगर आपने बायोप्सी का नहीं पूछा तो आप, डायबिटिक तो नेफ्रोपैथी में आपने बायोप्सी बायोप्सी भी पूछनी है डायबिटीज के मरीज की। तो आपकी कोई गुर्दे की बायोप्सी तो नहीं हुई है? आपका सर क्रेटिनिन 3 पे आया है, पहले नॉर्मल था। जी सॉरी। नॉर्मली तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में बायोप्सी करते ही नहीं है, तो फिर हम तो आपने उसको यानी नॉर्मली तो कितना डायबिटीज के मरीज में हम बायोप्सी नहीं करते हैं, कितना मगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, ये डायबिटिक किडनी डिजीज में हम बायोप्सी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कोई बताएगा? सर अगर तुम्हें पता है ड्यूरेशन मोर देन 10 years है, और अगर ये मतलब डायबिटिक नेफ्रोपैथी ही है पेशेंट को, तो फिर एक बायोप्सी एक स्ट्रेस है पेशेंट पे, हम एक्स्ट्रा में क्यों करेंगे जब एक चीज डायग्नोस्ड हो गया। अगर हमें डाउट होगा कि कोई और डिजीज की वजह से पेशेंट को कुछ हो रहा है, फिर हम बायोप्सी की तरफ जाते हैं, और फिर उसकी इंडिकेशंस है आपने कब कब बायोप्सी करनी है डायबिटिक तो पेशेंट। यस, तो आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 100 मरीज हैं डायबिटिक के ना, तो 40% ऐसे मरीज होंगे जिसमें डायबिटिक किडनी डिजीज होगी प्योर। जी जी 40 मरीज ऐसे होंगे जिसमें डायबिटिक के साथ नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज होगी, और बीस जी जी। परसेंट ऐसे मरीज होते हैं जिसमें नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज होती है। तो आपको अ- पूछना लाजमी है, भले आप कहीं ना करें। अच्छा ठीक। ठीक है, आपको पूछना लाजमी हो सकता है किसी स्टेज पे उसकी बायोप्सी हुई हो, और जी उसको FSGS आया हो, उसको जी माइलोमा आया हो, उसको अमाइलोडोसिस आया हो। ठीक है, तो ठीक। अमाइलोडोसिस की बात क्या पूछ रहे थे डॉक्टर शेष, तो हम जो है ना स्टेन जो करते हैं ना, वो हमें डिफरेंशिएट करते हैं अमाइलोडोसिस और डायबिटीज को। तो डायबिटीज में वो पास पॉजिटिव नजर आ रहा था आपको, सिल्वर पॉजिटिव नजर आ रहा था। जो अमाइलॉइड वाला होगा वो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री में लाजमी पूछना है, बात ये थी बताने की। ठीक है, और डायबिटीज का मरीज जो है आपके पास जो है वो टाइप 2 का मरीज जो है वो कैसे आएगा, टाइप 1 का मरीज कैसे आएगा अगर उसको रीनल इन्वॉल्वमेंट है तो? टाइप 2 तो ज्यादा स्वेलिंग के साथ आते टाइप हैं, 1 बॉडी स्वेलिंग। और सर टाइप 2 वाले मेटाबॉलिक सिंड्रोम हाइपरटेंशन के साथ। ओके, तो टाइप 2 के मरीज जो होते हैं वो जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ जो है वो होते हैं, मोस्टली मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है उनमें। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कब बोलेंगे, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया? सर उसमें ओबेसिटी होती है और तो उसका क्राइटेरिया हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया, चाहिए। हाइपरटेंशन। यस, यस, 3 ऑफ द 5 पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं ना। तो जी 3 ऑफ द सर। 5 पैरामीटर्स कौन से होते हैं, कौन से चाहिए होते हैं? तो 3 ऑफ द 5 पैरामीटर्स हमें इंक्रीज्ड वेस्ट सरकमफेरेंस चाहिए होता है, कितना हो, 102 से ज्यादा हो, और 88 सेंटीमीटर से ज्यादा इन फीमेल। ट्राइग्लाइसराइड जो है वो ज्यादा चाहिए होते हैं, ग्रेटर देन 150 मिलीग्राम। ठीक है, और जो है HDL जो है वो कितना हो, 40 से कम हो। ब्लड प्रेशर कितना हो, 130 और 85 से ज्यादा होना चाहिए। और फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ज्यादा होनी चाहिए। 3 आउट ऑफ 5 पैरामीटर्स होंगे तो हम बोलेंगे पेशेंट हैव द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, तो व्हाट आर द काजेज ऑफ एनीमिया इन पेशेंट ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज? डायबिटिक किडनी डिजीज के मरीज में जो है वो टाइप 2 का मरीज है या टाइप 1 का मरीज है, वो जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ आ सकता है अगर टाइप 1 का मरीज है तो। ठीक है, मोस्टली टाइप 2 के मरीज जो है और टाइप 2 के मरीज जो है उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, सॉरी टाइप 1 में नहीं। तो व्हाई द एनीमिया इज मोर कॉमन इन पेशेंट ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज देन अदर? because loss of iron containing proteins with proteinuria वो तो वो तो तो हर बाकी CKD में होती है। और इनहिबिशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, और फिर दूसरा था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इन पेशेंट्स में ज्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो सब CKD जो भी है उनमें होता है। प्रोटीन लॉस जो है वो आयरन बाइंडिंग जो प्रोटीन आप बता रही हैं वो तो लॉस सब में ही होता है।
GN के मरीज में भी loss of peritubular fibroblast because of early involvement of interstitial In- and diabetic. यस, मेरे ख्याल से कि अर्ली जो है इन्वॉल्वमेंट है ट्यूब्यूल्स की, इंटरस्टिशियम की, नॉट ओनली ग्लोम्स की, इसकी वजह से हो सकता है। ये सर्च करना पड़ेगा कि वाई एनीमिया इज मोर कॉमन एंड क्लियर। जी, आपकी आवाज बाकी सही नहीं आई। जी सर, बाकी जो जीएन्स है उनमें भी तो यही मैकेनिज्म होता है ना, प्रोटीन यूरिया होता है, इन्फ्लेमेटरी साइकिल, तो फिर इसी में क्यों होता है ये बात तो तभी तो इसका मैं बात मैं, मैं तभी तो यही बात कर रहा हूँ। सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन की वजह से हेपेसिडिन कम होगा, ये तो सब में होगा सर, जो भी जो है ना, सारे जो है सारे जो ये SRD के या CKD के काजेज हैं उनमें होगा। डिसरेगुलेशन तो हेपेसिडिन की होगी, डॉक्टर अनीफ साहब सही कह रहे हैं, मगर व्हाट इज द काज? सो डायबिटीज के मरीज आपके पास अर्लियर एनीमिया से आएंगे, और जो है डायबिटीज टाइप 2 होगा तो दे कैन हैव द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है, दे कैन हैव द हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो होता है टाइप 1 में कौन से स्टेज पे होता है? अगर हम बात करें जो है स्टेज 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या क्लास 4? सर 4 में। क्लास 4 मतलब ये SRD में मरीज जाएगा जब 15 से GFR कम होगा तब। जो क्लास 2B है ना, क्लास 2B, जिसमें मरीज को माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया स्टार्ट ओवर्ट वाली में, ओवर से पहले, ठीक है। तो टाइप, माइक्रो के साथ आप कह रहे हैं? जी जी, माइक्रो के साथ, ओवर्ट पड़ा था। माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया के साथ। और टाइप 2 के मरीज हैं उनमें हाइपरटेंशन कब होगा? प्रेजेंटेशन पे ही, वो लेट प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन, यस, प्रेजेंटेशन के साथ भी मिल सकता है, प्रेजेंटेशन से पहले भी मिल सकता है, ठीक है। नेफ्रोपैथी की प्रेजेंटेशन से पहले भी मिल सकता है, ठीक है। टाइप 2 के मरीज में तकरीबन, टाइप 1 के मरीज में तकरीबन 15 साल चाहिए आपको, मतलब माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया जब डेवलप होगा उसके बाद ही उसको हाइपरटेंशन डेवलप होगा, ओके। 15 साल तो सर हाइपरटेंशन के लिए है ना, कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी के लिए 10 से 15। डायबिटीज वाले में तो जब भी वो स्टेज 3 में जाएगा तो उसको डेवलप हो सकती है। जी, ये टाइप 1 और टाइप 2 की अलग अलग बातें की गई हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइप 1 में कब होगा और टाइप 2 में कब होगा। तो टाइप 2 के मरीज में उस वक्त भी हो सकता है जब आपके पास फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहा है मरीज, या अगर फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहा है मगर उसको रीनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो रीनल इन्वॉल्वमेंट होने से पहले उसको जो है ना वो हाइपरटेंशन डेवलप होगा। तो टाइप 1 के मरीज में इट टेक्स ईयर्स, 15 ईयर्स एटलीस्ट, 10 to 15 ईयर्स टू डेवलप हाइपरटेंशन। जो व्हाट आर द काजेज और मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्यों होता है इन मरीजों में? कोई बताएगा? व्हाट आर, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ठीक है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस तो एंड में जाके होगी, 3, 4, 4 क्लास। एथेरोस्क्लेरोसिस, सर थिकनिंग ऑफ एंजियोटेंसिन एओर्टा। डिपेंडेंट एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा जिसकी वजह से वॉल्यूम ओवरलोड और हाइपरटेंशन वगैरह हो जाएगी। तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैडम ने कहा कि सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन की वजह से जो है वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, और जो है वो हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक। नंबर 2, नंबर 3 और कोई खास? इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं जो हाइपरटेंशन करा सकते हैं? स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, यस, ओबेस है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ओबेसिटी। यस, हेवी अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो और स्लीप एपनिया का मरीज है तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। अब डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, अगर मरीज को फॉर एग्जांपल माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रेटाइनोपैथी है, तो कितने % मरीज हैं टाइप 1 के और कितने % मरीज हैं टाइप 2 के जिनमें रेटाइनोपैथी हमें मिल सकती है? फंडस तो हमें चेक करना ही करना है, क्लिनिकल वाले वो जब भी आपके पास लॉन्ग केस आएगा तो आपको फंडोस्कोपी तो करनी है, मगर कितने % पेशेंट होंगे टाइप 1 के और कितने सर % अबाउट पेशेंट होंगे टाइप 2 के 80%, दैट हैव ए 80 to माइक्रोवेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट 90% इन से द फॉर्म टाइप ऑफ 1 में रेटाइनोपैथी? मिलेगी। सर टाइप 1 80% तक में, मिल जाती है टाइप 1 में, 80%।
टाइप वन में 90% तक, 90, ठीक है। और टाइप टू में आप देख रहे हैं 50 to 60% लिखा हुआ है, 50 to 60%। ठीक है, ठीक है। और अगर पोलीन्यूरोपैथी की बात करें तो वो तकरीबन 40% पेशेंट में होती है, 30 to 40%। कौन सी न्यूरोपैथी होती है? सेंसरी होती है, मोटर होती है, ऑटोनॉमिक होती सर तीनों सारी तरह की होती होती है, सेंसरी, मोटर, ऑटोनोमिक, तीनों तरह की होती है। तो सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, ऑटोनॉमिक भी होती है, ठीक है। तो सेंसरी जो है वो कौन सी होती है? सर इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ वाइब्रेशन और टच, लाइट टच, ग्लव एंड स्टॉकिंग। वाइब्रेशन सेंस चली और जाती है। बेसिकली डोर्सल कॉलम जो है उसकी और तो डॉर्सल कॉलम जाएगा तो कौन सी सेंसेशन लॉस होंगी? दो, पोजीशन सेंस एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। माइंड पोजीशन सेंस एंड सेंसेशन लॉस, वाइब्रेशन, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जाएगा तो कौन सी सेंसेशन लॉस होंगी? टेम्परेचर, पेन, पेन एंड लाइट टच, टेम्परेचर। यस। तो पॉजिटिव सेंसेशन इसमें से कौन सी है, नेगेटिव सेंसेशन कौन सी है, ये पूछा जाता है क्लिनिकल वालों के लिए। तो व्हाट आर द पॉजिटिव सेंसेशन, व्हाट आर द नेगेटिव सेंसेशन? पॉजिटिव नेगेटिव को तो पहले एक्सप्लेन करें, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताए नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। मैंने बता दिया ये तो सवाल खत्म हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव सेंसेशन जो है ना, पेशेंट को नंबनेस फील हो, ठीक है। और नेगेटिव सेंसेशन मींस लॉस ऑफ सेंसेशन, लाइक के पेशेंट लॉस ऑफ वाइब्रेशन, लॉस ऑफ टच, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन। यस। तो अगर मरीज को पेरेस्थेसिया महसूस हो रहा है, सुइयां चुभ रही हैं, जो है जलन हो रही है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वाइब्रेशन लॉस हो गई है, उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, तो इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथीज कौन कौन सी होती हैं डायबिटीज के मरीज में? सर इसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाते हैं, तो सॉरी टैकीकार्डिया, टेकीकार्डिया होगा, और पोस्चरल हाइपोटेंशन है। और सर उसके अलावा गट की जो है ऑन एंड ऑफ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ये है, और इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अच्छा, इसमें ऑटोनॉमिक जो है ना न्यूरोपैथी ब्रेडिकार्डिया होता है। जी। तो जो है यही डिफरेंस है, आप गेस्ट्रोपेरेसिस डिफरेंशिएट करते हैं का, जी, गेस्ट्रोपेरेसिस आपने बता दिया आप जैसे, ठीक है। और जो है और कोई और कोई ऑटोनॉमिक में? फेरी सिंड्रोम, यस। क्या है डॉक्टर मुकेश साहब? फेरी गस्टेटरी स्वेटिंग है, डॉक्टर हनीफ साहब ने पहले ही बता दिया, ठीक है, ठीक स्वेटिंग ड्यूरिंग है। तो मील। अगर कोई मरीज है जिसको प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है डायबिटीज के मरीज में, और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं दे प्रोग्रेस टू ESRD विदाउट प्रोटीन यूरिया, ठीक है। डायबिटीज के कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें प्रोटीन यूरिया नहीं होता। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द सर्वाइवल ऑफ बोथ दीज ग्रुप? इन दोनों ग्रुप में क्या फर्क है सर्वाइवल में? अगर कोई मरीज है जिसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है, कोई मरीज है जिसको प्रोटीन यूरिया नहीं हो रहा है, तो आपके BCQs में सवाल आता है थ्योरी वालों के लिए, 5 जो है वो ऑप्शन दिए जाते हैं, ABCDE। और उसमें जो है वो ऑप्शन ए होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मरीज है जिसका GFR जो है, जस्ट डॉक्टर मुकेश सही कह रहे हैं, प्रोटीन यूरिया जो है वर्स प्रोग्नोसिस कराता है। तो ए ऑप्शन होगा, एक मरीज है जिसका GFR है ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा है, उसका प्रोटीन जो है वो 300 मिलीग्राम से भी ज्यादा है। बी ऑप्शन जो होगा, मरीज है फॉर एग्जांपल जिसका GFR है 60 और उसका प्रोटीन यूरिया जो है वो 30 मिलीग्राम है। एल्ब्यूमिन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोटीन यूरिया का मतलब, ठीक है। सी ऑप्शन होगा, एक मरीज है जिसका GFR है 30 और उसका प्रोटीन यूरिया है 300। और डी ऑप्शन होगा, एक मरीज है जिसका प्रोटीन यूरिया है जिसका GFR है 30 और उसका प्रोटीन यूरिया जो है वो 300 मिलीग्राम से कम है, मीन 30 to 300 के दरमियान है। तो और ई ऑप्शन भी ऐसा ही होगा। तो ये पूछा जाता है कि इन पांचों ऑप्शंस में से विच वन हैव द पुअर प्रोग्नोसिस? जिसका GFR 30 मैंने है और जिसका प्रोटीन यूरिया 300 से ज्यादा है। हाँ, तो ये थोड़े से ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, मरीज है जिसका GFR उन्होंने नॉर्मल दिया है मगर प्रोटीन यूरिया भी जो है वो ज्यादा दिया है,
तो आपको जहन में रखना है जिस मरीज का GFR भी कम हो और प्रोटीन यूरिया भी ज्यादा हो, दैट हैव इंक्रीज जो है चांसेस ऑफ प्रोग्नोस वर्स प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो दैट ये मरीज जो है वो जल्दी से प्रोग्रेस होंगे ESRD में। ठीक है, जैसे CKD को हम क्लासीफाई करते हैं ना, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ CKD नाउअडेज? क्या नाम है क्लासिफिकेशन का? CG है, CGA, काज, GFR और एल्ब्यूमिन यूरिया। ठीक है, काज आपको पता होना चाहिए कि इसको मरीज को डायबिटिक किडनी डिजीज है, इस मरीज को हाइपरटेंशन है, इसको इस्केमिक नेफ्रोपैथी है, या इसको जो ADPKD है, इसको स्टोन डिजीज है, ESRD का काज या CKD का काज। नंबर 2 आपको जो है वो GFR पता होना चाहिए, कौन से स्टेज में आ रहा है, G1 में आ रहा है, G2 में आ रहा है, G3 में आ रहा है, और तीसरा जो है एल्ब्यूमिन यूरिया A1 में आ रहा है, A2 में आ रहा है या A3 में आ रहा है। ठीक है, तो डायबिटीज के मरीज टाइप 1 या टाइप 2 के मरीज होंगे, अगर उनमें प्रोटीन यूरिया होगा तो उनमें वर्स प्रोग्नोसिस होगी या अर्ली प्रोग्नोसिस होगी। ठीक है, अगर प्रोटीन यूरिया किसी मरीज का नहीं है, फॉर एग्जांपल टाइप 1 का मरीज है, उसमें नो प्रोटीन यूरिया है, तो उनमें जो है 2 to 3 फोल्ड जो है वो इंक्रीज चांसेस होंगे। ठीक है, और अगर मरीज के जो है प्रोटीन यूरिया है तो 20 to 200 फोल्ड जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे कार्डियोवेस्कुलर इवेंट्स के इन मरीजों में। तो प्रोटीन यूरिया आपको पता है कि ये गुड प्रिडिक्टर है कार्डियोवेस्कुलर इवेंट का। अब हम आते हैं डायग्नोसिस, हाउ यू डायग्नोस ए पेशेंट ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में तो आपने बायोप्सी कर ली, अब डायबिटिक किडनी डिजीज को आप डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराएंगे मरीज के? 3 टेस्ट कौन से कराएंगे? यूरेनियल एल्ब्यूमिन, रेटिनोपैथी ठीक है, के लिए आपने जो है फंडोस्कोपी फंडोस्कोपी आपने की, फंडोस्कोपी में फॉर एग्जांपल एक मरीज है जो टाइप 2 का मरीज है, तो उसमें हमें 50 to 60% मरीज में फंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स मिलेंगी। कौन कौन सी फाइंडिंग्स होती हैं? प्रोलिफरेटिव और इसमें माइक्रो नॉन प्रोलिफरेटिव। इन दोनों में से कौन सी एक चीज मिलेगी जो आप जब आप बोल सकते हैं कि ये डायबिटीज की वजह से? माइक्रो नियोवेस्कुलराइजेशन। माइक्रो एन्यूरिज्म, यस, नियोवेस्कुलराइजेशन। जिसने भी नहीं, माइक्रो एन्यूरिज्म, नियोवेस्कुलराइजेशन आपको आखिरी जाके स्टेज में मिलेगी। ठीक है, जो प्रोलिफरेटिव है, अगर आपको माइक्रो एन्यूरिज्म मिलते हैं तो इट इज अ डायग्नोस्टिक फॉर मीन्स, ये आप सजेस्ट, ये फाइंडिंग जो है माइक्रो एन्यूरिज्म आपको सजेस्ट करेगी इट इज डायबिटिक जो है की वजह से है। ठीक, तो या शुगर की वजह से बिनाई पे असर पड़ गया है, जैसे हम उर्दू में पूछते हैं। ठीक है, तो आपने जो है मरीज को फंडस आपने कर लिया, फंडस उसका नेगेटिव आ रहा है, चलें अब आप क्या करेंगे टू इंक्लूड और टू एक्सक्लूड डायबिटिक किडनी डिजीज? यूरिन कंप्लीट करवाएंगे। यूरिन आपने करवा लिया, यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन आपने देख ली और उसकी एक्सक्रीशन जो है वो 30 मिलीग्राम आ रही है, चलें 37 मिलीग्राम आ रही है, चलें और क्या कराएंगे? एल्ब्यूमिन 37 मिलीग्राम आ रही है, और क्या तीसरा टेस्ट क्या कराएंगे? चलें उसके जो है ना एल्ब्यूमिन 300 से भी ज्यादा आ रही है, +1 आ गया है, यूरिन DR में +1 आ गया है, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया आपने कराया है तो वो 600 आ रहा है फॉर एग्जांपल, 300 से ज्यादा। RFTs करा लेंगे, जी, RFTs एंड अल्ट्रासाउंड। RFT आपने कराया, RFT में क्रेटिनिन उसका आ रहा है फॉर एग्जांपल 1.2 मिलीग्राम, +1 यूरिन DR पे आ रहा था, यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन आपने देखी तो 300 और 500 के दरमियान आ रही है। ठीक है, और जो है फंडोस्कोपी उसकी नॉर्मल आ रही है, अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल साइज किडनी है आपने देख ली, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई कैलकुलस नहीं है, कोई आइडोनेफ्रोसिस नहीं है, नॉर्मल साइज किडनी आ रही है। तो इस मरीज बायोप्सी को कर हम क्या डायबिटिक किडनी बायोप्सी करें? नहीं बायोप्सी डायबिटिक तो 300 to 500 है। नहीं, अब मरीज को क्या मैं डायबिटिक किडनी डिजीज नहीं लेबल के सर, अभी तो लेबल कर सकते हैं। टाइप 2 का मरीज है, टाइप 2 का मरीज है, उसको 1 साल हुआ है डायबिटीज एक साल को, 1 साल हुआ है डायग्नोज हुए, टाइप 2 के मरीज की बात कर रहे हैं हम। सर लेबल बाकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन हमने फंडोस्कोपी हमने चेक कर ली, बाइक्रो बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसको नहीं मिल रही। नहीं करेंगे लेबल इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी।
नहीं करेंगे, फिर कब करेंगे? किसी और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेज दें, डॉक्टर हनीफ साहब के पास भेज दें या डॉक्टर मुकेश के पास भेज देते हैं, वो सर हम लेबल उस करके भेज दे, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी मैनेज करना। बाकी कॉजेज देखेंगे, बाकी चीजों को देखेंगे उसके। जी, तो उससे डॉक्टर पहले हनीफ साहब ने कहा है एनीमिया इज मोर कॉमन एंड सीवियर एंड डीकेड एर्थोपोएटिन डेफिशिएंसी फ्रॉम एक्सटेंसिव किडनी डैमेज, और जो है फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, और इसके अलावा ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डैमेज भी होता है। यस डॉक्टर हनीफ साहब, तो अब उसको लेबल करें या नहीं करें? डायबिटिक किडनी डिजीज, उसका एल्ब्यूमिन भी बढ़ा हुआ आ रहा है, उसका क्रेटिनिन 1.2 आ रहा है, 1 साल से डायबिटीज है, कोई माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अल्ब्यूमिन यूरिया तो फिर किसी और वजह से भी हो सकता है। पूरा रूल आउट तो करेंगे ना, रीजन तो नहीं है उसको। तो हम क्या करेंगे? हाउ यू कंफर्म माइक्रो और मैक्रो और एल्ब्यूमिन यूरिया इन दिस पेशेंट? तो आप रिपीट कराएंगे, ठीक है, तो आप रिपीट कराएंगे आफ्टर 2 मंथ्स, इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो आप रिपीट कराएंगे, कुछ वीक्स के बाद आप रिपीट करा सकते हैं, और आप कंफर्म करेंगे कि ये बढ़ा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने सारे काजेज एक ही है कि एक्सक्लूड कर दिए, आपने फीवर का पूछ लिया, आपने एक्सरसाइज का पूछ लिया, आपने यूटीआई का पूछ लिया, आपने अदर काजेज पूछ लिए, फिर जो है नेक्स्ट आप क्या करेंगे? रिपीट करा के कंफर्म करेंगे, ठीक है। सो कम से कम 2 सैंपल्स में पॉजिटिव होना चाहिए आउट ऑफ 3, ठीक है। देन यू कैन कंफर्म, आप कह सकते हैं कि इसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है या परसिस्टेंट एल्ब्यूमिन यूरिया आ रहा है इस मरीज को, विथ और विदाउट डिक्लाइन इन जीएफआर, ठीक है। तो फिर आप लेबल कर सकते हैं मरीज को डायबिटिक किडनी डिजीज, ठीक है। ये एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन का बता रहा है, तो ये नॉर्मल जो है वो <30 होती है, इसको कहते हैं माइल्डली इंक्रीज एल्ब्यूमिन यूरिया। 30 to 300 के दरमियान होती है तो उसको मॉडरेट कहा जाता है, और 300 से ज्यादा होती है तो उसको ओवर्ट कहा जाता है या मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहा जाता है। मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करना लाजमी है या नहीं है, ये बताएं, डायबिटीज का मरीज है। यस, गेस्ट्रोपेरेसिस भी कहा जरूरी है। लाजमी है। लाजमी है, क्यों लाजमी है? टाइप 1 में तो हमने पढ़ा कि मरीज को ब्लड प्रेशर होगा 15 सालों बाद। टाइप 2 के मरीज में हो सकता है उसको उसी टाइम पे ब्लड प्रेशर हो, या हो सकता है उससे पहले भी ब्लड प्रेशर हो, डायग्नोसिस से पहले हमारे। तो ब्लड प्रेशर चेक करना लाजमी है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कफ की साइज आपको पता है, और ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका आपको पता है कि मरीज काम होना चाहिए, जो है वो रेस्ट में होना चाहिए, 5 मिनट उसको बिठा दें, 15 मिनट उसको 5 मिनट उसको बिठा दें, कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, और जो है कफ का आपको पता है, ये भी होना चाहिए। अगर आपको ईजीएफआर निकालना है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे बच्चों में? सर श्वार्ट्ज। क्वार्ट्स। बड़ों में सीकेडी है। ईपीआई और या सिस्टेटिन क्रेटिनिन वाला ना। तो ईपीआई का फायदा ये है कि इसमें वेट भी नहीं है और इसमें रेस भी नहीं है, ठीक है। अब कोई मरीज आ रहा है जिसको डायबिटीज की हिस्ट्री है, और जो है फॉर एग्जांपल अब उसका एक क्रेटिनिन रेज आ रहा है, चार्ट हिस्ट्री है, तो आपके डिफरेंशियल्स में क्या क्या आएंगे? एक मरीज है जिसको टाइप 2 डायबिटीज की हिस्ट्री है, नो अदर एनी माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, सडन राइज इन क्रेटिनिन हुआ है उसका 2 हफ्तों में, तो आपके डिफरेंशियल्स में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? एकेआई हो सकता है, जीएन और आरपीजीएन। जी, एकेआई आरपीजीएन। सारे कॉजेज को रूल आउट करेंगे। ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, हाइपोवोलेमिक हो ये सकता है। और कार्डियोरीनल सिंड्रोम, जी। और और क्या हो सकता है? डायबिटिक किडनी डिजीज भी तो हो सकती है ना, सर ये भी सडन सोचिए, प्रेजेंट डायबिटिक किडनी डिजीज की, सर वो क्योंकि कहते हैं टाइप 2 सडन। डायबिटीज है, आपको पता है। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज है, और डायबिटीज की प्रोग्रेशन का पता पड़ता नहीं है, तो आप थर्ड डिफरेंशियल लाजमी रखेंगे, ड्रग्स को भी रखेंगे, डॉक्टर अनीफ साहब सही कह रहे हैं, और जो है AIN ATN, ये सब सारी चीजें आप जहन में रखेंगे। अब व्हेन यू विल गो फॉर रीनल बायोप्सी, अब रीनल बायोप्सी कब करेंगे? मतलब डायबिटिक किडनी डिजीज है, सस्पेक्ट कर रहे हैं हम, और हम जो है वो क्लिनिकल डायग्नोज कर चुके हैं इस मरीज को डायबिटिक किडनी डिजीज है,
और हम उससे बायोप्सी का भी पूछ रहे हैं, तो व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ बायोप्सी इन पेशेंट ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज? जब sudden टाइप 1 डायबिटीज urea, और लेस देन 10 टाइप ईयर, टाइप 1 डायबिटीज का onset मरीज है, nephro- चलें फिर कब करेंगे बायोप्सी? urea टाइप 1 का 10 years less अगर than है 10 सडन years ऑनसेट, सडन severe ऑनसेट आपको nephrotic syndrome हो क्या मिल रहा है? गया। सडन ऑनसेट का मतलब sudden worsening of protein urea और RFTs, फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज है, मिल रहा है आपको डिक्लाइन, यस डिक्लाइन इन जीएफआर मिल रहा है, यस एटिपिकल प्रेजेंटेशन जिसको कहा जाता है, वो आते हैं आगे हमारे पास एब्सेंस चार्ट ऑफ बना हुआ है एटिपिकल रेटिनोपैथी। और प्रेजेंटेशन का। हेमाचूरिया अगर हो तो फिर भी यस और उसको जो है वाली पिक्चर मिल रही है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे विच वन जीएन इज मोर कॉमन, अगर आपने बायोप्सी की है किसी मरीज की डायबिटीज वाले की, और आपने नॉन डायबिटिक किडनी लीजन जो है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं मरीज में, मरीज आया है हैवी प्रोटीन यूरिया के साथ, MN नहीं एमएन F, नहीं है, FSGS, एफएसजीएस, ठीक है। ये देख लेखने में लिखा हुआ है आखिरी 21% एफएसजीएस फॉलोड बाय 15.3% एमसीडी, ठीक है। अगर कोई मरीज है जिसकी आप बायोप्सी कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन जो है जीएन है नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज में, वो एफएसजीएस है, ठीक है। तो नीव साहब बात कर रहे हैं, अगर टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी तो हम बायोप्सी नहीं करेंगे, अगर कोई एकेआई का काज है तो उसमें भी हम बायोप्सी नहीं करेंगे। जब हमें एटिपिकल प्रेजेंटेशन मिलेगी और जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज, तो उसमें हम बायोप्सी करेंगे, ठीक है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, ड्यूरेशन आपने 5 ईयर से कम है, रेटाइनोपैथी हमें टाइप 1 में नहीं मिल रही है, और जो है आपको आरपीजीएन की तरह पिक्चर मिल रही है, हैवी प्रोटीन यूरिया मिल रहा है। यस वन वाइवा क्वेश्चन डॉक्टर नीर साहब कौन सा बता रहे हैं आप? तो अगर कोई मरीज आपके पास डायबिटिक का आया है इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन के साथ, तो आपको एकेआई को लाजमी एक्सक्लूड करना है। नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज हैं या किडनी लीजन्स हैं, उनको लाजमी एक्सक्लूड करना है। कोई रेडियो कंट्रास्ट अभी दिया है, कोई उसको अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हुआ है, अक्यूट कोरोनरी कोई इवेंट हुआ है, फीवर हुआ है, ये आपको लाजमी पूछना है, ठीक है। हेमेचूरिया कितने परसेंट में होता है नॉर्मल डीकेडी में? यस कोई बताएगा? 5%। जी 5%? डॉक्टर अनीस साहब क्या जवाब है इसका? 10 to 15%। अच्छा, तो प्रिवेंशन के लिए ग्लाइसेमिक कंट्रोल आप किसी मरीज का कर रहे हैं, तो HbA1c कितनी रखेंगे? 7.0। तो HbA1c जो है किडो की गाइडलाइन क्या कहती है, किडगो क्या कहता है? 6.5 to 8 HbA1c 6.5, 7, 8, 7 8.5 कितनी रखेंगे? जो 7 जो है वो किडो की कह रही है, और किडगो जो है वो बोल रहा है कि आपको एज भी देखनी है, कोमॉर्बिडिटी भी देखनी है, आपने जो है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट्स हुए हैं कभी नहीं हुए हैं, वो भी आपको देखना है, ठीक है। अगर 7 HB का मतलब है HbA1c रखनी है, तो उसमें RBS आप कितनी रखेंगे, FBS कितनी रखेंगे? अगर आप बोल रहे हैं कि भाई आप फास्टिंग शुगर चेक करें, और आप जो है वो RBS रैंडम ब्लड शुगर चेक करें, एक दिन आप फास्टिंग करें और दूसरे दिन रैंडम करें खाने के 2 घंटे बाद, और आप है ना चार्ट बना के आइएगा, तो आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, तो ठीक है, रैंडम कितनी होनी चाहिए, तो ठीक है। Fasting यस in between 130 and random 126 up से to कम 180। फास्टिंग, यस 80 to 130 या 126 से कम फास्टिंग, और रैंडम up to 180। 180 से कम। या 180 से कम, ठीक है। और जो है कोई सी भी आप ड्रग्स दे सकते हैं, ये कल हम सारी ड्रग्स पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर कितना रखेंगे मरीज का? ब्लड प्रेशर पे भी डिफरेंट गाइडलाइंस है, और उनके अकॉर्डिंग 120/70 और वो या फिर लेस देन 130/70। ठीक है, सॉरी तो 80। किडो की जो किडगो जो गाइडलाइन कहती है लेस देन 120/80, मगर इन्होंने जो लिखा है वो, यस डॉक्टर अनीफ सही कह रहे हैं, मगर इन्होंने जो लिखा है
जो डायबिटीज वाली जो गाइडलाइन इन्होंने दी गई है, उन्होंने लिखा है कि 130/80, और जो है 1 प्रोटीन यूरिया है तो लेस देन 130/80, और प्रोटीन यूरिया नहीं है तो लेस देन 140/90। मगर ऐसा नहीं है, जो किडिगो गाइडलाइन जो 2021 कह रही है वो लेस देन 120/80 कर रही है। बट सर ठीक वो है। ये भी कहता है कि डायबिटीज उन ट्रायल्स में या स्टडीज में डायबिटीज वाले पेशेंट्स इतने ज्यादा नहीं है तो उन पे फिट नहीं होता, तो हम किसको मार्क करेंगे फिर 130/80 140/90 वाली बात पे? मगर किडिगो जो गाइडलाइन कहती है वो जो है 120/80 लेस देन। अब आप जो है याद कर, वो प्रोटीन जिनमें यूरिया के प्रोटीन है प्रोटीन उनमें यूरिया के 120 करें, वैसे आप 130 तक कर रहे हो। जिनमें प्रोटीन यूरिया 120/80 करें। नहीं, वो ओवरऑल 120 कहते हैं ना स्टैंडर्डाइज ब्लड प्रेशर। यस बट 120। हाँ जी, तो प्रोटीन यूरिया का फर्क भी तो आता है कि विद प्रोटीन यूरिया और विदाउट प्रोटीन यूरिया बीपी टारगेट्स। यस, ये जो उस 2012 वाली गाइडलाइन है ना, 2012 वाली में जो है ना वो एल्ब्यूमिन यूरिया को जो है ना लिखा गया है कि एल्ब्यूमिन यूरिया हो तो 130/80 से कम हो, एल्ब्यूमिन यूरिया नहीं है तो 140/80 से कम हो। नहीं सर, अब वो डायस्टोलिक का बिल्कुल नहीं था। प्रोटीन यूरिया हो तो आप 120/80 करें। नहीं नहीं, ये नहीं है ना, डायबिटीज वालों का तो है ही नहीं है, ये सीकेडी का है बेसिकली लेस देन 120। और सर वो ये भी है कि स्पेशली स्टैंडर्डाइज्ड ब्लड प्रेशर रीडिंग हो आपकी। यस, तो आप ये स्प्रिंट ट्रायल को ज्यादा देखा गया है। स्प्रिंट ट्रायल में आपको पता है कि जो है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक नहीं थे। तो सर फिर अच्छा, डायबिटीज वालों रास में हमें सिस्टम जो क्या है, फॉलो करना रास पड़ेगा? ब्लॉकेट, आप जो है ना 130/80 याद कर लें, लेस देन ठीक 130/80। ठीक है। ठीक है। सर अगर रीनल 1 रास ब्लॉकर अब कब दे? सर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा पूछ रहे हैं कि अगर वहाँ पे ऑप्शन दोनों होंगे कि पेशेंट है डायबिटिक किडनी डिजीज का, प्रोटीन है, तो बीपी टारगेट आप क्या करेंगे, 130 सिस्टोलिक या 120? सिस्टोलिक तो 120 हम लिखेंगे, 120/80। ठीक। मगर डायस्टोलिक इन्होंने बताया नहीं है, नीचे वाला। ठीक है। तो रास ब्लॉकर जो है आप कब देंगे, जब पेशेंट कितना प्रोटीन हो तो आप रास ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे या स्टार्ट करेंगे। माइक्रो पे ही एक स्टार्ट मरीज कर है देंगे। माइक्रो पे, अगर मरीज को प्रोटीन जो है वो 30 मिलीग्राम से कम आ रहा है तो आप रास ब्लॉकेट देंगे नहीं देंगे? अगर हाइपरटेंशन है तो देंगे, वरना नहीं। देंगे तो क्योंकि हाइपरटेंशन विच नॉर्मल। एसी इनहिबिटर जो है वो जी, प्रोग्रेशन को भी कम करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि एल्ब्यूमिन यूरिया को ही कम करे। तो बट अगर यस ये नहीं देंगे ना सर, अगर यस। बीपी तो नॉर्मल है जो 30 है फिर टाइप 1 क्यों देंगे? मोस्टली एसी एसी इनहिबिटर पे स्टडी की गई है, टाइप 2 पे जो है वो एआरबी पे स्टडी की गई है। जो है रास ब्लॉकर के अलावा और कौन सी ड्रग्स आप दे सकते? SGLT2 इनहिबिटर्स, एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर्स। हाइड्रोपिरिडीन, आपने दे दी। Yes, SGLT2। और आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिए, उसमें उससे भी प्रोटीन यूरिया कम नहीं हो रहा है। और सर फिर हम पोटेशियम स्विंग और डाययूरेटिक्स दे, एमआरए दे सकते MRAs दे देंगे। एमआरए एमआरए नॉन एमआरए दे स्टीरॉयडल सकते हैं। एमआरए भी दे सकते हैं। यस, ये सर एमआरए दे हमारे इफेक्ट है, फिनरिनॉल। स्पेनोल का फिनरिनोन दोनों का है प्रोटीन यूरिया का इफेक्ट, बट वो पोटेशियम को देख के फिर हम डिसाइड करते हैं। ये सारी ड्रग्स जो हम यस, तो ये हम सारी ड्रग्स जो है वो कल जो है डिस्कस करेंगे। कब देंगे? व्हेन यू विल गिव क्या डायूरेटिक्स। चीज? सर जब ओवरलोड में होगा या फिर एट जब द ओवर एंड हाइपरटेंशन यस के लिए? यस, तो जब ओवर प्रोटीन यूरिया में मोस्टली मरीज होते हैं या स्टेज 5 में होते हैं। ठीक है। सीकेडी में या क्लास 4 जो है वो आरपीएस क्लासिफिकेशन के मुताबिक होते हैं, तो वॉल्यूम ओवरलोड में होते हैं, तो उन मरीजों में आप डायूरेटिक जो है वो दे सकते हैं। जब भी एडिमा हो तो आपको पता है कि लो सोडियम डाइट जो है वो आपको देनी है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपने बताया कि नॉन डाइडोपायरिडीन जो है दैट हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन प्रोटीन यूरिया, एंटी प्रोटीन्यूरिक ड्रग है। बीटा ब्लॉकर जो है वो कार्बिडोल और नेबिवोलोल का काफी इफेक्ट दिखा गया है। वाई जो बीटा ब्लॉकर जो है ये बहुत सुपीरियर है कार्बिडोल और नेबिवोलोल, मोस्टली हम भी सिलेक्टिव यही देते हैं।
सिलेक्टिव। कार्डियोसेलेक्टिव। यस, नॉन सिलेक्टिव है ना ये। कार्बिडोल तो नॉन सिलेक्टिव है ना, सिलेक्टिव का अच्छा, अल्फा इफेक्ट है जी, नॉन सिलेक्टिव है ना ये। तो डिस्लिपिडीमियास को आपको ट्रीट करना है अगर पेशेंट ईएसआरडी में नहीं है तो। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो कल हम सारी फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सारी डिस्कस करेंगे। एमआरए की हमने बात कर ली। एंडोथिलिन रिसेप्टर्स जो हैं आपको पता है, एवोसेंटान है, एट्रासेंटान है, अगर इनका इतना खास रोल नहीं देखा गया डायबिटीज में। विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं, एक्टिवेटर्स, कैल्सी ट्रायोल, इनका भी खास इफेक्ट नहीं देखा गया। जेंथिन ऑक्सीडेज है, फास्फोडाइस्टेज है, ये सारी हम कल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, ये जो अभी हम ये की डिस्कस आपको कर रहे शेयर थे कर कि अगर जी। एल्ब्यूमिन 30 से कम है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, तो फिर क्या ए से और एआरबी स्टार्ट करेंगे? बीपी भी नहीं नॉर्मल है और एल्ब्यूमिन यूरिया भी नहीं है, तब तो नहीं ना शुरू करेंगे? नहीं नहीं, नहीं देने, नहीं देने, फिर अगर नहीं ब्लड प्रेशर ज्यादा है और एल्ब्यूमिन यूरिया नहीं है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब माइक्रो बिल्कुल एल्ब्यूमिन सही। यूरिया की वजह से माइक्रो पे स्टार्ट करेंगे, अगर यस, तो एल्ब्यूमिन माइक्रो यूरिया को एल्बुमिन देखें यूरिया तो। है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यस, जी, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया नॉर्मल ब्लड प्रेशर तभी तो आपको स्टार्ट करेंगे। करना है, जी तभी करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर मरीज का बढ़ा हुआ है, नॉर्मल एल्बुमिन यूरिया है, तभी आप देंगे। अगर दोनों नहीं है तो आपको नहीं देना है। ब्लड प्रेशर भी मरीज का ठीक है, 120/80 से कम आ रहा है, ठीक है, और माइक्रो एल्बुमिन यूरिया 30 से कम आ रहा है, तो एसी इनहिबिटर और एआरबी का रोल नहीं है। जी ठीक। ठीक है, तो कि आपकी मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर जो है कल बीसीक्यू सबसे पहले डिस्कस किए जाएंगे, जिन आपको जो समझ नहीं आए उसके बाद देन वी विल गो फॉर आवर सुनील, फर्दर मैनेजमेंट जी। अच्छा सुनील, ഈ મોકલે છે કે કન્ફર્મ થઈને કોપી जो पढ़ी बैठे वो सब जो डिस्कशन करें कि कितने के डाउट है उन्हें टाइम से नो कंफ्यूज करना।